नमस्कार, खबर भारत के हमारे इस कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती उपाध्याय। आज हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं एडिशनल डीसीपी श्री राजेश भदौरिया जी, जिन पर भोपाल जोन 2 की कानून व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है। आज हम उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे, कानून से जुड़े अधिकारों के बारे में जानेंगे और प्रेरणा लेंगे कि कैसे इतने बड़े ओहदे तक वो पहुंचे। तो आइए मुलाकात करते हैं एडिशनल डीसीपी श्री राजेश भदौरिया जी से। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आप एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है आप ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे होंगे। सर मैं चाहूँगी कि आप उन संघर्ष के दिनों से अपना सफ़र बताएं। कहाँ से आप आते हैं, आपकी स्कूलिंग कॉलेज कहाँ हुआ? मैं मूलतः ग्वालियर से, वैसे मूलतः तो भिंड से हैं जी, लेकिन ग्वालियर मेरी पूरी एजुकेशन है जी। फादर मेरे हाई कोर्ट एडवोकेट रहे और मेरे दादाजी पुलिस ऑफिसर थे। तो ऐसी परिस्थिति में कि कानून और अपराधी के विरुद्ध होने वाली कार्रवाई, इन सब के बारे में बचपन से देखा। जैसे मैं बता चूँकि ग्रैंडफादर ऑलरेडी पुलिस ऑफिसर, फादर मेरे वहाँ के रिनाउंड लीडिंग एडवोकेट, उन सब परिस्थितियों में कानून के बारे में काफ़ी कुछ, कैसे कार्रवाइयाँ होती, क्या होता है, क्या इसके पहलू हैं, उस समाज में इसके बारे में क्या इम्पैक्ट है, वो सब सीखे। तो सर फैमिली बैकग्राउंड के साथ मुझे लगता है पर्सनल इंटरेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपने बचपन में ही तय कर लिया था कि आपको पुलिस विभाग में ही जाना चाहिए या कुछ और भी आप बनना चाहते थे? देखिए, मेरा जो ध्येय था कि मैं लोक सेवा के लिए जाऊं, जी। यूपीएससी के लिए टारगेट करके मैंने दिल्ली में कोचिंग भी ली और एमएससी जियोलॉजी गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद जी। मेरा था कि मैं जैसे मेरा पीजी कंप्लीट हुआ, एज पर चूँकि होता है ना, पेरेंट्स की इच्छा होती है कि समाज सेवा के लिए जी। एक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा माध्यम है जी। और सोसाइटी के काम के लिए मैं आगे बढ़ूं। इसी दौरान जब मैं दिल्ली में था, तैयारी चल रही थी, उसी ड्यूरेशन में एमपीपीएससी का ऐड आया। ऐड में मैंने निश्चित रूप से भरा और उसी कड़ी में यहाँ पर मेरे द्वारा जो फर्स्ट पे प्रेफरेंस में जब रहता, जैसे एमपीपीएससी मेंस क्लियर हुआ तो मैं उस समय तक थोड़ा सा मेरे दिमाग में था कि मैं डिप्टी कलेक्टर फर्स्ट भरूँगा, डीएसपी, लेकिन मैं डीएसपी भरा। उस सब के पीछे मेरा था कि देशभक्ति और जनसेवा के लिए एक जो सशक्त माध्यम है, निश्चित रूप से सभी है, ऐसा नहीं है, सिविल सर्विस भी है, लेकिन पुलिस सर्विस मुझे ज़्यादा ठीक लगे। इस एंगल से मैंने तत्समय ये भरा और आज उसको हम आगे पूर्ण निष्ठा, मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। जी, आप प्रेरणा है सर हमारे उन युवाओं के लिए जो छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। सर मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी कि मैडम प्रोफेसर हैं, वर्किंग वूमेन हैं और आप भी 24/7 जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाता है? क्योंकि बच्चों को शिकायत तो रहती होगी कि ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। निश्चित रूप से फैमिली की एक कहीं ना कहीं ये तो रहती है कि परिवार के लिए संडे, सैटरडे छुट्टी, हर वर्क, चूँकि कोई ऐसे छुट्टी वाला दिन नहीं है, पुलिस के लिए हर डे वर्किंग डे है। और मैम का चूँकि वो प्रोफेसर हैं और उनके साथ में ये है कि उनकी छुट्टी रहती है, लेकिन हम आपस में अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि निश्चित रूप से जो जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से उनको द्वारा मुझे कहीं ना कहीं फैसिलिटेट किया जा रहा है। इसके लिए वो और मेरी 2 डॉटर हैं, साम्भवी और ऐशानी, वो भी समझती हैं परिस्थितियों को कि पुलिस के जॉब में सैटरडे, संडे छुट्टी ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी जब समय मिलता है हम लोगों को तो साथ में लंच या डिनर जैसी जो परिस्थिति रहती है वो करते हैं और कभी कभार आउटिंग पे भी जाते हैं। जी, मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इतने बड़े दायित्व का निर्वहन करते हुए परिवार को भी समय दे पाना। सर पुलिस विभाग में ट्रांसफ़र लगातार होते रहते हैं, तो ये कितना डिस्टर्बिंग होता है आपके लिए भी और फैमिली के लिए भी? देखिए, स्थानांतरण तो एक प्रक्रिया है जी, लेकिन उसके लिए हमेशा आदमी को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। जी। सर चूँकि राजधानी में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि जांच के दौरान या कार्यवाही के दौरान पुलिस प्रशासन पर कई तरह के दबाव आते हैं, चाहे वो राजनीतिक दबाव हो, संगठनों के द्वारा हो या जनप्रतिनिधियों के द्वारा हो, तो उस प्रेशर में काम करना कितना मुश्किल होता है? प्रेशर जैसी चीज़ नहीं कहेंगे, जनप्रतिनिधि की चूँकि जनता से जुड़े हैं तो उनकी एक अपेक्षा है, लेकिन जब हम विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं, तो कोई भी राजनेता इस तरह के उल्टे जो अवैधानिक करते हैं
उसके लिए विवश नहीं कर सकते। सामने चूँकि जनप्रतिनिधि है, जनता सामने बैठी है, वो अपना सामने जनप्रतिनिधि के रूप में अपना पक्ष रख रहे हैं, वो बता रहे हैं जो उनके द्वारा बताया जा रहा है। यदि उनको वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी जाए तो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत रूप से अनुभव है कि निश्चित रूप से कोई भी राजनेता ऐसा कृत्य के लिए कभी विवश नहीं कर सकता जो अवैधानिक है। जी सर, लगभग 20 साल का आपका कार्यकाल हो गया है पुलिस विभाग में। आपने डीएसपी पद से शुरुआत करी, फिर आप साइबर एसपी भी रहे, एसटीएफ में एसपी रहे और आप एजेके में भी एसपी रहे। सर 20 साल पहले जो क्राइम का पैटर्न था या क्राइम रेट जो थे, आज उनमें कितना चेंजेस आया है? वो अपराध किस तरफ मुड़े हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो मेरा खुद का यदि आकलन देखें, विश्लेषण देखें, यदि क्राइम में सबसे बड़ा एक साइबर क्राइम, जब हम लोग जॉब में 2002 में मैं आया था, उस समय इस तरह के जो कि क्राइम बहुत रेयर थे। साइबर क्राइम चूँकि उसी समय मोबाइल, ऑनलाइन, इस तरीके की बैंकिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी प्रचलन में, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ जब आई तो निश्चित रूप से अपराधी ने भी इसका कहीं ना कहीं एक दुरुपयोग करने का प्रयास किया। साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा किए जा रहे जो क्राइम्स हैं वो वर्तमान में पुलिस के लिए चुनौती हैं, और चूँकि ये लोग लोकल के लोग नहीं होते, प्राय अदर स्टेट से बैठ के ये ऑपरेट कर रहे होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर है हमसे। तो उनको पहले लोकेट करना, फिर पकड़ के लाना, कई बार नहीं जबकि ज़्यादातर इनके द्वारा जो खाते अकाउंट्स उनके लिए लगे हुए डॉक्यूमेंट्स ऐसे सही लोगों के होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनके डॉक्यूमेंट उस खाते में यूज कर लिए गए। उनको गुमराह करके, उल्टा उनको धोखा देके उनके खातों से ये पैसे बुलवाते हैं, और इस तरीके से इनके आइडेंटिफाई करके पकड़ना निश्चित रूप से कठिन चुनौती होती है। लेकिन भोपाल पुलिस लगातार इस तरह के लोगों को क्रैक कर रही है, इस तरह की गैंग्स को लगातार पकड़ रही है, और अंततः साइबर क्राइम के जो भी केस हैं एक बड़ी संख्या में सॉल्व हो रहे हैं। जी सर, चूँकि साइबर क्राइम की बात चल रही है तो हर तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, चाहे वो शॉपिंग से रिलेटेड हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, या ऑनलाइन फ्रॉड के मतलब जो जॉब के फ्रॉड जो हो रहे हैं। तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे हम सुरक्षित रह सकें? देखिए, साइबर क्राइम वहीं होता है, ये इनकी मोडस ऑपरेंडी दो है जी, या तो प्रलोभन या एक तरह से प्रकोपन, यानी कि आपको डरा देंगे, धमका देंगे कि आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, मैं फलानी एजेंसी से बोल रहा हूँ। कभी भी देखिए, बैंक की एक पॉलिसी है, कोई भी अधिकृत व्यक्ति कभी भी इस तरीके के व्यक्तिगत रूप से जो गोपनीय हैं, कॉन्फिडेंशियल कंटेंट्स हैं, CVV है, OTP है, ये पूछ ही नहीं सकता। यदि इस तरीके के पर्सनल इंग्रेडिएंट्स वो पूछ रहा है, कृपया नहीं बताएं। इस तरह के अगर आपके पास कोई लॉटरी, जब आपने भाग नहीं लिया, लॉटरी खोलने का कोई कारण नहीं है। इसी तरीके से कई बार हो तो OLX फ्रॉड हो या कोई अन्य फ्रॉड हो, फाइनेंशियल फ्रॉड, सभी में कहीं ना कहीं प्राय ऐसे नहीं, कुछ ऐसे भी हो रहे हैं कि वो बिना नेग्लिजेंसी के भी एक्सेप्शनल होते हैं, लेकिन वो जल्दी पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन ऐसे जिसमें पर्सनल कंटेंट भी, जो आपको OTP है, CVV है, अकाउंट डिटेल्स है, ऑनलाइन जब हम इस तरीके के बैंकिंग यूज कर रहे हैं, आप जल्दबाजी में कोई ऐसे स्टेप न उठाएं। आपसे जो सामने वाला बैंक ऑफिसर बनके या किसी अन्य एजेंसी का ऑफिसर बनके जो बात कर रहा है वो साइबर क्रिमिनल तो नहीं है, पहले तस्दीक कर लें, तहकीकात कर लें। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं, हड़बड़ी में कार्रवाई नहीं करें। कभी ऐसी लिमिट नहीं होती कि 15 मिनट बाद ये हो जाएगा, 1 घंटे बाद खाता ब्लॉक हो जाएगा। कोई भी बैंक, कोई भी एजेंसी, कोई भी शासकीय संस्था इस तरह का कोई प्रकोपन या इस तरीके का नहीं करती। ऐसी लॉटरी है या आपके नंबर का आप लकी विनर हैं, इस तरह की चीज़ों प्रलोभन में नहीं आए। प्राय इस तरह की चीज़ यदि आप निकले हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपके कोई जो आपका ईमेल होगा या आपके पत्राचार होगा, उससे क्लियर होगा। जो हड़बड़ी में आप कहते हैं कि आपको 5 लाख की लॉटरी निकली है, आप 1 घंटे के अंदर नहीं करेंगे तो लैप्स हो, ये सब जल्दबाजी में आपको प्रलोभन में लेके ठगने का माध्यम हो सकते हैं। बिल्कुल, प्रलोभन में नहीं आना चाहिए और सावधानी में ही सुरक्षा है, ये आपका कहना है। सर, नाबालिग बच्चे और बच्चियों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। उनको रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कई स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनके लिए कुछ अवेयरनेस या क्या प्रयास कर रहे हैं आप? देखिए, जो आपको क्वेश्चन है कि नाबालिग बालक बालिका, जी, पहले तो ये होता है कि ट्रेस करने के लिए तो हमारी पूरी टीम लगी रहती है,
और ऑपरेशन मुस्कान का मैं नोडल ऑफिसर रहा हूँ, तो मैंने देखा भी है कि निश्चित रूप से बालक बालिका जो भी हैं, कई बार होते कि इस तरीके के दोस्ती और कई बार गलत संगत हड़बड़ी में चले जाते हैं लोग। इस तरह हमारे बच्चे मोबाइल पे किससे चैट कर रहे हैं, लैपटॉप पे किससे बात कर रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, लैपटॉप यूज करते समय या मोबाइल यूज करते समय इंटरनेट पे उनकी किसके साथ मैक्सिमम शेयरिंग हो रही है। हमें कहीं ना कहीं, जैसे पहले भी रहती थी, पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई बार इस तरह के लोग अपने नाबालिग बालक बालिकाओं को गुमराह करके और साथ में इस तरीके के मूवमेंट कर सकते हैं, उनके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस भी हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से वो अज्ञात व्यक्ति जिसके बारे में हमें ही पता नहीं है, कई बार जो नाबालिग बालिक बालिका यानी कि माइनर इस तरीके के नहीं समझते, हड़बड़ी में उनसे दोस्ती कर लेते हैं और उस सब के परिणाम स्वरूप कई बार किसी प्रकार का ऑफेंस की संभावना रहती है। जी सर, आप एजेके में भी एसपी रहे हैं, काफ़ी लंबा आपका कार्यकाल रहा और काफ़ी सराहनीय आपने उस दौरान काम किए। कोई ऐसा वाक्य या किस्सा आपको याद आता हो जो आप कभी लगे कि अगर मौका मिले तो मैं लोगों से शेयर करना चाहूँ? ऐसे तो एसपी एजेके के रूप में जब मैं होशंगाबाद एसपी एजेके का जो मेरे पास प्रभार था, उस दौरान बैतूल, रायसेन, हरदा और इसके अलावा होशंगाबाद, ये चारों ज़िले में एक जनरल टेंडेंसी भी देखने को मिलती थी कि कई बार कुछ लोग किसी को अपना दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह के पक्ष को हायर करते थे और कई बार इस तरह की रेप की झूठी शिकायतें भी खूब होती थी। हम लोगों ने इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई की। दूसरी तरफ स्पेशल रिपोर्ट तो निश्चित रूप से एजेके केस हैं ही, लेकिन उनको हम कार्य योजना बना के कैसे करें जिसमें हर हालत में सजाया भी हो सके। हमने एविडेंस का कलेक्शन के लिए एक्शन प्लान किया, समाज को जोड़ा, हर प्रकरण में नोडल ऑफिसर जो भी गंभीर थे बनाया और बड़ी बड़ी सजाओं का खूब प्रचार प्रसार किया। ये जनसंवाद जो रहते थे सोसाइटी में, मैं जाता था बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, सभी जिलों में गया, इंटीरियर में गया और वो लोग जिनने गलत गवाही दी, गलत इस तरीके किया, उनके कारण उन पर क्या इम्पैक्ट हुआ, केस पर क्या प्रभाव पड़ा, फरियादी ने जो झूठी रिपोर्ट लगाई थी उसके विरुद्ध 182-211 की कार्रवाई हमने इस तरह के कंप्लेंट्स पे कराई थी, उसका भी प्रचार प्रसार किया। तो फालतू लोग जो दुश्मनी निकालने के लिए जब समाज के इस तरह के हमारे लोगों को जो है SC/ST के लोगों को माध्यम बनाते थे, वो सब बंद हुआ। दूसरी तरफ यदि किसी के साथ घटना हुई है, सही घटना हुई है, तो सामने वाला दुश्मनी बच नहीं पाए, सामने वाला जो अपराधी बच नहीं पाए, इसलिए एक्शन प्लान बना के अच्छे से अच्छी कार्रवाई की। प्रॉपर हमने जुडिशरी से कोऑर्डिनेशन किया, जिला अभियोजन अधिकारियों से, वहाँ के जो उप संचालक लोकाभियोजन से। नतीजा ये रहा कि निश्चित रूप से कन्विक्शन की रेट एक बहुत अच्छी रही, उस सोसाइटी में बहुत अच्छा मैसेज गया। जी सर, मेरा अगला सवाल रहेगा कि आप सख्त रवैये और त्वरित कार्यवाही के लिए हमेशा चर्चाओं में रहते हैं कि अपराधी छोटा हो या बड़ा, छोड़ना किसी को नहीं है। इससे अपराधियों पर में डर होता है क्या? निश्चित रूप से हम अपना कर्तव्य विधि सम्मत तरीके से करें, निष्पक्षता के साथ करें। अपराधी को ये पता है कि ये पक्षपात नहीं करेंगे, जो सच है उसके लिए झुकेंगे नहीं। और राजधानी में पुलिस की कार्रवाई में हमने इस चीज़ को अपने स्तर पे हमारे अधीनस्थ ने भी देखा कि जब हमारे जो लीड करने वाले हमारे लीडर, हमारे अधिकारी इस चीज़ के लिए लगे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अधीनस्थ पे, हमारे सबऑर्डिनेट्स पे अच्छा इफेक्ट जाता है। और अपराधी कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि जिसके साथ अपराध हुआ है वो व्यक्ति बहुत पीड़ित होता है। उसके साथ यदि साधारण मारपीट हो या बड़ी घटना हो, लेकिन अपराधी के साथ यदि पुलिस की जरा भी इस तरह के लचीला रवैया लगा, तो सामने वाला कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, उसके मन में, सोसाइटी में गलत प्रभाव जाता है। इसलिए अपराधी छोटा है या बड़ा, प्रश्न इसका नहीं। अपराधी के विरुद्ध एज पर एविडेंस सख्त कार्रवाई होना चाहिए और निष्पक्षता दिखना चाहिए होने के साथ साथ। जी सर, राजधानी में जिस पोजीशन पर आप हैं, काम का काफ़ी प्रेशर रहता है, तो इस अननेसेसरी स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आप क्या करते हैं? निश्चित रूप से काम का बोझ राजधानी में अन्य जिलों के अपेक्षा ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमारे प्रशासनिक, राजनीतिक शीर्षस्थ सभी अधिकारी और सभी यहाँ के राजनेता
जनप्रतिनिधि सभी हैं। और देखिए सभी के द्वारा इस तरह के कई बार प्रकरणों में पॉइंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, तो हमें हर चीज़ के लिए एक तो अपडेट रहना पड़ता है, अद्यतन रहना पड़ता है। आगे हम ऐसा नहीं कि सुना और तुरंत उस पर एक्शन लेना है, क्या कार्रवाई होना समय सीमा में, कि ये डे टू डे का है। तो इस तरह से कार्य योजना के साथ अपनी लाइफ को स्ट्रेस से बचाने के लिए 2 ही तरीका है। एक तो योगा और एक्सरसाइज के लिए भले 30 से 40 मिनट मिले, ज़रूर करें। दूसरा, मेरा पर्सनल चूँकि स्ट्रेस फ्री होने के लिए जब भी गाड़ी में कहीं भी जाता हूँ, जा रहे हैं फील्ड विजिट पे, फील्ड उस पर, तो प्राय एक इस तरह के लता मंगेशकर और अन्य इस तरह हमारे जो संगीतज्ञ हैं उनके संगीत को सुनना पसंद करता हूँ। जी सर, अगर पुलिस स्ट्रेस फ्री रहेगी तो निश्चित रूप से समाज भी बहुत सुरक्षित महसूस करेगा। सर, आने वाले समय के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे एडिशनल डीसीपी श्री राजेश भदौरिया जी, जिनसे हमने जाना कैसे उन्होंने अपना स्ट्रगल पूरा किया, कैसे उन्होंने इस करियर को चुना और कैसे राजधानी में तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए वो अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। आपने बचपन में ही तय कर लिया